हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो जैसे कि हम वीक 1, 2 और 3 दिसंबर के कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम चौथा वीक मतलब चौथा सप्ताह जो है वो हम कवर करेंगे वीकली क्विज के अंदर, जिसमें हम 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आपने बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है, क्योंकि लास्ट वीडियो है 2022 का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट वीडियो है ये 2022 का, तो ध्यान से वीडियो को देखना है और ध्यान से इसको सुनना है। हर चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीकली क्विज। और आज हम कौन से साप्ताहिक करंट अफेयर करेंगे? आज हम करेंगे 25 से लेकर 31 दिसंबर तक के साप्ताहिक करंट अफेयर। तो वीडियो को ध्यान से जो है वो जरूर सुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से करेक्ट हैं? हमने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि कैबिनेट ने अप्रूवल दी है दिसंबर 2022 में। तो एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। पहला है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स अंडर द 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। तो रिवीजन कर दी है स्पेशली पेंशन लेने वालों की, जो आर्म्ड फोर्स पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन के तहत ही जो है पेंशन दिया जाएगी, और वो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली डेट से लागू कर दिया है 1 जुलाई 2019 से। तो ये बात बिल्कुल सही है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया, तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कॉपरा के लिए कह दिया है। तो कोकोनट के लिए उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो दे दिया है नारियल के लिए 2023 सीजन के लिए। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट पहली तो सही है। और इवन उन्होंने कह भी दिया है कि टोटल खर्चा या एरियर जितने भी आएंगे 1 जुलाई 2019 के लिए जो 1 पेंशन 1 रैंक के अंदर आएगा, तो ये 23,000 करोड़ के लगभग जो है वो पुरानी डेट से जो पैसा आएगा वो भी सरकार ने एलोकेट जो है वो इसमें कर दिया है।
और एमएसपी जो फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कॉपरा होगा उसके लिए एमएसपी जो अप्रूव किया है वो किया है 10,860 पर क्वांटल 2023 सीजन के लिए और 11,750 बॉल कॉपरा के लिए, मतलब ये कोकोनट का जो बाहर का हिस्सा है उसके लिए स्पेशली इसको तैयार किया गया है, इस एमएसपी को दिया गया है। सिर्फ इतना याद रखना है कि एमएसपी दिया गया है कॉपरा के लिए। तो इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2022 फोर्ब्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट, तो फीमेल एथलीट की लिस्ट में हाईएस्ट फीमेल पेड एथलीट कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम है इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। तो इंडिया से एक ही मात्र प्लेयर हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल की गई हैं और ओनली बैडमिंटन प्लेयर हैं जो इस लिस्ट में शामिल की गई जो कि टॉप 25 में आती हैं। ग्लोबल लिस्ट में इनका रैंक जो है वो कौन से नंबर का है? तो याद रखना है इनका रैंक जो है वो 12th नंबर का है, तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो टोटल इनकी जो अर्निंग मानी जा रही है वो $7.1 मिलियन जो है वो मानी जा रही है और जिसमें 0.1 मिलियन जो है वो तो ऑन फील्ड है और बाकी जो 7 मिलियन है वो ऑफ फील्ड है। तो आप देख सकते हो ऑफ फील्ड कमाई जो है वो ज़्यादा है और ओनली इंडियन और ओनली बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनको इस सूची में शामिल किया गया, टॉप 25 की सूची में शामिल किया गया है। तो आप भी जानना चाहते होंगे कि टॉप कौन है पूरे वर्ल्ड में? टॉप हैं नाओमी ओसाका, याद रखोगे नाओमी ओसाका। सबको पता है कि कौन सी खेल से ताल्लुकात रखती हैं? ये टेनिस से ताल्लुकात रखती हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं? जापान से। और इनकी टोटल अर्निंग जो है वो $51.1 मिलियन है। और दूसरा स्थान जो है वो इसमें सेरेना विलियम्स का है, वो भी टेनिस जगत से बिलोंग करती हैं, यूएसए से बिलोंग करती हैं। उनकी टोटल अर्निंग $48.3 मिलियन है। तो ये आप याद रख सकते हो। इनका रैंक जो है वो कौन सा है? 12th है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। टोटल लोन अमाउंट जो है दी गई है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से, किसको? एचडीएफसी को, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को, ताकि वो आगे ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो है वो इंडिया के अंदर कर सके। मतलब अफोर्डेबल हाउस जो है वो सबको मिल सके, सब लोग जो है वो घर खरीद सके और खास करके उसमें इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न हो, इस चीज़ को ये बूस्ट करेगा। कितना लोन जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से दिया गया है? ये दिया गया है $400 मिलियन का। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, उसने $400 मिलियन का लोन दिया है एचडीएफसी लिमिटेड को, ताकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो है वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो सरकार का लक्ष्य है, एक तो हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर मिलना, वो भी पूरा होने के उम्मीद जो है वो आगे बढ़ जाती है और इसमें बिजनेस ग्रोथ भी जो है वो आगे बढ़ेगी और नई इन्वेस्टमेंट के साथ ही जो हाउसिंग गैप है खास करके अर्बन एरिया में वो भी पूरा हो सकता है। तो सिर्फ आपने अमाउंट याद रखनी है, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following personalities has recently won the रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22? इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें क्योंकि ये है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 और ये 2 बंदों को मिला है। एक तो मिला है शोभना कुमार को, एक मिला है सुदीप सेन को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बोथ 1 और 2। तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज ये 2 लोगों को दिया गया है। एक तो है सुदीप सेन, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजीन, याद कर सकते हो आप, एंथ्रोपोजीन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्टेजियन एंड कॉन्सोलेशन, ये पूरा बुक का नाम था और इसको पीपर एंड बुक्स एंड मीडिया की तरफ से पब्लिश किया गया था 2021 के अंदर। तो इनको इस बुक के लिए दिया गया है। और शोभना कुमार ने एक कलेक्शन लिखी थी पोइम्स की जिसका नाम था ए स्काई फुल ऑफ बकेट। तो इन्होंने इस बुक को लिखा था, ये कलेक्शन है पोइम्स की, तो इसको रेड रिवर ने 2021 में पब्लिश किया था। तो 2021-22 के लिए रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज इन 2 बुक्स को दिया गया है। इसमें $10,000 जो है वो कैश प्राइज दिया जाता है और साथ ही साथ इसमें टोटल 11 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे, उनमें से इन दोनों को चुना गया है। और इस अवार्ड को स्पेशली प्रेजेंट जो है वो किया गया है, जो ये पूरा का पूरा ट्रस्ट है उनकी तरफ से, इंटरनेशनल सेंटर है नई दिल्ली में, वहाँ पे दिया गया। और साथ ही साथ इसमें एक अवार्ड और दिया जाता है, वो दिया जाता है सोशल अचीवमेंट अवार्ड। ये किसको दिया मैं है? संजॉय के रॉय को, जो कि प्रोड्यूसर हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के। इनको मिला है सोशल अचीवमेंट अवार्ड। तो 3 अवार्ड आपने याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली किसको अवार्ड दिया गया है यूनेस्को का फेलोशिप ऑफ वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि फेलोशिप के लिए ये बेसिकली दिया जाता है और ये 1 जनवरी 2023 से लागू होगा।
और मतलब इनको फेलोशिप दी जाएगी, इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। और ये पर्सनैलिटी हमारे पास कौन है? के.एस. रंगप्पा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को फेलोशिप अवार्ड है। तो ये फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के? यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के के.एस. रंगप्पा जी। इनको फेलोशिप दिया गया है ऑफ द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज की, जो कि एक प्रोग्राम है किसका? यूनेस्को का। और इसका हेडक्वार्टर बेसिकली क्या है इस फेलोशिप का? इसका है इटली के अंदर। और ये साइंस के अंदर एडवांसमेंट के लिए ये हेल्प करेगा। मतलब इस फेलोशिप को लागू किया गया 1 जनवरी 2023 से। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोफेसर रंगप्पा हैं अब वो इस जो आप कह सकते हो कि इस पूरे जो इटली का ये सेंटर है इसके फेलो बन चुके हैं। अब ये यंग साइंटिस्ट को नॉमिनेट कर सकते हैं वहाँ पे रिसर्च के लिए, कई स्टेट यूनिवर्सिटी से वहाँ पे यंग साइंटिस्ट को भेज सकते हैं। तो इनका ये मतलब है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 से किसको अपॉइंट किया गया? बेसिकली रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है? 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और इनका नाम हो गया पीएन वासुदेवन। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है पीएन वासुदेवन जो है वो 3 साल के लिए और आगे चले गए। वैसे इनका टाइम पीरियड जो है वो 22 जुलाई को खत्म होने वाला था, लेकिन अब ये जो है वो 3 साल के लिए और इनको अपॉइंट कर दिया है। मतलब अब जो है वो 3 साल पीएन वासुदेवन ही मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के। सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में सितवेनी राबुका को इलेक्ट कर लिया गया है 12th प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का? तो याद रखना है सितवेनी राबुका। और इनको रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है फिजी का। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। फॉर्मर मिलिट्री कमांडर हैं ये, 12th प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिजी के। और इससे पहले जो कौन थे? इससे पहले थे फ्रैंक बेनी, पूरा नाम था इनका फ्रैंक बेनीमारमा। और ये 16 साल तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे जो है वो यहाँ पे थे, क्योंकि 2007 से लगातार जो है वो इसी पद पे ये बने हुए थे, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री कूप किया था। इन्होंने आर्मी की सहायता से जो है वो पूरी चीज़ जो है वो हथिया ली थी, पूरा कंट्रोल कर लिया था 2006 में। और 2007 में ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। लेकिन फिर जो है वो अब चेंज आया है, 16 साल के बाद जो है वो फिजी के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, सितवेनी राबुका। और ख़ास बात क्या है कि ये इंडियन ओरिजिन है, ये भी आप याद रख सकते हो। इससे पहले 1992 से लेकर 1999 तक जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे रह चुके हैं। मतलब ये इनका दूसरा टर्म है जो इस पद पे आए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देगी, और उनसे जो है वो बेसिकली कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बाय भी करेगी, क्योंकि अगला मिशन है उनका जिसको लेके उन्होंने तैयारी करनी है। और ये मिशन कौन सा है? चंद्रयान 3। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इसरो जो है वो चंद्रयान 3 मिशन के लिए कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूएसए से लेगा और उनकी सहायता भी लेगा, और हम भी कुछ उनके मिशंस के लिए कुछ सहायता जो है वो प्रदान करेंगे। तो लास्ट 5 साल के अंदर जो है वो इंडिया ने 4 कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन किए थे यूएसए के साथ, मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन में स्पेशली, कि हमने अलग अलग मिशंस करने हैं, उसमें यूएसए हमारी हेल्प करेगा। ओनली आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही भेजेगा, वो टेक्निकल तौर पे भी हमारी सहायता करेगा कि किस तरह से इन मिशंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। और यूएसए के अलावा अगर हम देखें तो जापान से भी हमने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि हम कुछ ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो आगे बढ़ा सकें। यूके से हमने एग्रीमेंट साइन किया स्पेस के लिए ताकि हम कुछ साइंस मिशंस को आगे लेके जा सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ड्रोन कंपनी, पहली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है जिसको डीजीसीए की तरफ से डबल सर्टिफिकेशन दी गई है किसान ड्रोन्स के लिए। तो आपने यहाँ पे कीवर्ड याद रखना है, इसका नाम है किसान ड्रोन्स। और ये कंपनी कौन सी है? गरुड़ा एरोस्पेस। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो गरुड़ा एरोस्पेस एक चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड जो है वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया की फर्स्ट ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है जिसको 2 सर्टिफिकेशन जो है वो दी गई हैं। एक तो टाइप सर्टिफिकेशन इनको मिला है, एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी इनको अप्रूवल मिला है। और ये अप्रूवल दिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ताकि ये किसान ड्रोन्स को आगे मैन्युफैक्चर कर सकें। ये मेड इन इंडिया है किसान ड्रोन, और इनका स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया वो इस पर्पज से किया गया है कि एग्रीकल्चर में इसको काम में लिया जा सके। जैसे कि ये पता लग सके कि कितना क्रॉप लॉस हुआ है, कितना क्रॉप लॉस कम हुआ है,
क्रॉप की हेल्थ देखनी है, फसल को चेक कर सकते हैं, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, कितना ईल्ड हुआ है, कितना दान हुआ है वो भी चेक किया जा सकता है, और साथ ही साथ कल को कितना इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंज आने से फसल के ऊपर कितना नुकसान या फायदा हुआ वो भी चेक किया जा सकता है। इसलिए इनको नाम दिया है किसान ड्रोन्स, और ये कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? अगर हम रिसेंटली अमेंडमेंट देखें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है बैंक लॉकर रूल्स को लेके, जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू हो गए हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो सही है। तो पहली है, बैंक शुड इंश्योर दैट एनी अनफेयर टर्म्स और कंडीशंस आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन देयर लॉकर एग्रीमेंट। तो कोई भी गलत चीज़ जो है वो उनके एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखी होनी चाहिए, बैंक्स को श्योरिटी प्रदान करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जितने भी एग्जिस्टिंग लॉकर डिपॉजिटर्स होंगे आर रिक्वायर्ड टू साइन ए रीन्यूअल एग्रीमेंट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। तो एक डेट दी जाएगी, जैसे आपने लॉकर असाइन करवाया 1 साल के लिए, तो आपकी डेट जो लास्ट खत्म होती है वो 31 मार्च को होती है, मान लो, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपको एक डेट दी जाएगी कि 25 मार्च तक आपने रीन्यूअल एग्रीमेंट साइन करना है, अदरवाइज आपका लॉकर बंद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। All the existing locker depositors are required to furnish proof of eligibility for a renewed locker arrangement। और ऐसे भी नहीं है कि आपको पहले लॉकर मिल गया अब दोबारा से फिर मिल जाएगा, आपको दोबारा से अपने एलिजिबिलिटी प्रूफ जो है वो डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल दी अबव। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर? रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर, और वो किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, और ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है, ये प्रोडक्ट बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की तरफ से लॉन्च किया गया, नाम है रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर, जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट है, या फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो कि 360 डिग्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सीनियर सिटीजन्स को। इसका मेन मकसद यही है कि ये जितनी भी सीनियर सिटीजन्स की वरीज हैं हेल्थ को लेके वो सारी की सारी खत्म कर सके, या सीनियर सिटीजन के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी सारी दिक्कतें जो हैं वो क्या हो सके, इस रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर के थ्रू खत्म कर सकें। मतलब उनकी बीमारियां भी इसके अंदर कवर हो जाएंगी, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इंश्योर की गई है कि वो खत्म की जा सके। तो याद रखना है, रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से स्टार्ट किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सा IIT है जिसको रिकॉग्नाइजेशन दी गई है वॉर्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 के अंदर, जिस अवार्ड को ऑस्कर ऑफ द एजुकेशन भी कहा जाता है? देखो कितना बड़ा अवार्ड हो गया, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर लें, क्योंकि ये रिकॉग्नाइजेशन मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और ये रिकॉग्नाइजेशन मिलता है वॉर्टन QS जो है वो क्योकैरली सीमेंट्स है, री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 दिया गया, और ये मिला है IIT मद्रास को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। तो IIT मद्रास तमिलनाडु के अंदर उनको ये रिकॉग्नाइजेशन स्पेशली दी गई है। इसको ऑस्कर ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। एक एजुकेशन इवेंट हुआ था फिलाडेल्फिया USA में, वहाँ पे ये रिकॉग्नाइजेशन जो है वो दी गई है। IIT मद्रास को स्पेशली ये रिकॉग्नाइजेशन जो मिली है वो डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन के अंदर मिली है। डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन के अंदर उनको सिल्वर मेडल जो है वो स्पेशली दिया गया है बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। और स्पेशली आप ये भी याद रख सकते हो कि एक एजुकेशनल इनिशिएटिव था जिसका नाम था माइंड स्पार्क। उसका पूरा नाम था माइंड स्पार्क लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इनहेंस लर्निंग आउटकम। उनको भी जो है माइंड स्पार्क को भी सिल्वर मेडल जो है वो दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन के अंदर, उसको यूज करने के लिए। ऐसी एक प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनहेंस्ड लर्निंग। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था IIT मद्रास का, इवन और भी IITs थे इसमें, और IISc बेंगलुरु का। इसको भी गोल्ड मेडल दिया गया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैटेगरी के अंदर। लेकिन आपने याद रखना है, जो स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिली है वो IIT मद्रास को दी गई है ऑस्कर ऑफ एजुकेशन, या आप कह सकते हो वॉर्टन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, Who has been recently appointed as the Prime Minister of Nepal? नेपाल का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लें। और प्रधानमंत्री बनाया गया है पुष्पा कमल दहल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कमल से आप याद रख सकते हो कि इंडिया में भी कमल जो है वो बहुत जगह पे खिला हुआ है, तो यहाँ भी कमल जो है वो खिल चुका है, इससे आपको याद रहेगा। तो विद्या देवी भंडारी जी जो कि प्रेसिडेंट है नेपाल की, उन्होंने 68 साल के पुष्पा कमल दहल को अपॉइंट किया है, जो कि चेयरमैन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की। ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से बिलोंग करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं नेपाल के।
और तीसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो नेपाल के। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे शेर बहादुर द्यूबा जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम बताना है जिसको इसरो ने रिसेंटली टेस्ट किया है और इसको 650 सेकंड के लिए टेस्ट किया गया। एक सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक है, स्लाइड से याद रखें। और इस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है CE-20। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और इसको स्पेशली टेस्ट किया गया 650 सेकंड्स के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और इस क्रायोजेनिक मेन इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी के अंदर इसको टेस्ट किया गया है, जो कि इसरो का प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स है। कहां पे? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है नेशनल गुड गवर्नेंस डे 2022 के दिन? तो आपको पता होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस डे 2022 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और बार बार पूछा जाता है कि कौन से दिन जो है वो ये मनाया जाता है। ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर 2022 को मनाया गया। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा। 4 जो है वो इसका आंसर होगा। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी मानी जाती है। इसमें बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है लोगों में कि किस तरह की सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने में सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। और इसी जो महीने में हम जो है वो गुड गवर्नेंस सप्ताह भी मनाते हैं। गुड गवर्नेंस वीक भी कह देते हैं इसको। सुशासन सप्ताह भी बोला जाता है, सुशासन सप्ताह। और ये 98th बर्थ एनिवर्सरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, याद रख सकते हो। और ये जो सप्ताह है ये 19 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में मनाया गया। तो इवन गुड गवर्नेंस सप्ताह के दौरान जो है वो सेलिब्रेशन की गई 19 से लेकर 25 तक जो है वो प्रशासन गांव की ओर जो है वो एक इनिशिएटिव चलाया गया, जो कि 19 दिसंबर को स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was वीर बाल दिवस 2022 ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया? वीर बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है इंडिया में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वीर बाल दिवस जो है वो पहली बार जो है वो इंडिया में मनाया गया है और ये 26 दिसंबर को मनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया। शहीदी दिवस है बेसिकली साहिबजादों का। साहिबजादे जो हैं वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे, तो चारों के चारों बेटे जो है वो शहीद हो गए थे। आप कह सकते हो कि बचाने के लिए पूरे पंथ को उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। और जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो 10th सिख गुरु, लास्ट सिख गुरु और 10th सिख गुरु थे पूरे पंजाब के। आप कह सकते हो कि पूरे जो हमारा सिखिज्म चल रहा है उसके 10 गुरु हैं, उसमें 10th गुरु जो है वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। और 26 दिसंबर को पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना है, अपने चारों बेटे जो है वो 10th सिख गुरु ने कुर्बान कर दिए, उसी की याद में ये दिवस जो है वो मनाया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। और ये कहाँ पे स्थित है? असम के अंदर। याद रखोगे, असम में स्थित है। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ पे आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या अलग से भी एक डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट जो है वो बना हुआ है। और एक यहाँ पे आपको मिलेगा दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक आपको मिलेगा यहाँ पे मानस नेशनल पार्क और मानस बायोस्फीयर रिजर्व। यहीं पे आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा एक आपको दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कहाँ पे हेडक्वार्टर स्थित है लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर का? तो एक फिर से स्टैटिक क्वेश्चन है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है। आपने याद रखना है कि इसका सेंटर जो स्थित है वो त्रिवेंद्रपुरम केरला में स्थित है। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो ये है लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, LPSC कहा जाता है। ये लीड सेंटर होता है किसी भी तरह के व्हीकल को लॉन्च करने के लिए, उनकी स्टेजेस को चेक करने के लिए यहीं पे सारी टेस्टिंग जो है वो की जाती है। तो बेसिकली इसके 2 कैंपस बने हुए हैं। एक डिज़ाइन सेंटर बना हुआ है जो कहाँ पे बना हुआ है? त्रिवेंद्रपुरम के अंदर। और एक जो है वो इसका स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम यूनिट बना हुआ है, वो बेंगलुरु के अंदर बना हुआ है, लेकिन मेन जो है वो त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ, ताकि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जा सके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर या पावर स्टेशंस के ऊपर, ताकि कोई भी वार्निंग जो है वो पहले मिल सके हमें किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो,
चाहे वो कोई आप कह सकते हो कि ग्लेशियर का कोई सिग्नल हो, कोई ग्लेशियर लेक का कोई सिग्नल हो, कोई पहाड़ गिर रहा है उसका सिग्नल हो, लैंडस्लाइड हो रही है, ये खास करके लगाए भी कहाँ पे जाएंगे, हिली एरियाज में। तो ये कौन लगाएगा, किसके साथ ये एमओयू साइन हुआ है, ये डीआरडीओ के साथ साइन हुआ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। तो इसका मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशंस या मिनिस्ट्री ऑफ पावर और डीआरडीओ मिलके इस चीज़ को डेवलप करेंगे कि इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम हिली एरियाज में इंस्टॉल कर सकें। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम वही है कि हैजार्ड मॉनिटरिंग हो सकती है, इससे हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, कम्युनिकेशन हो सकती है, हम प्रिपेयर रह सकते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, तो उससे बचा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और डीआरडीओ का एग्रीमेंट हुआ है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 10वां एडिशन जो है वो रिसेंटली किया गया, कौन सी चीज़ का 10वां एडिशन है, ये 10th एडिशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का है और ये 23 से लेकर 26 दिसंबर के बीच में मनाया गया, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में आप क्या कर लो, मार्क कर लो। 10वां एडिशन 23 से लेकर 26 दिसंबर के बीच में मनाया गया और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मनाया गया। कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। तो आंसर क्या होगा इसका, नई दिल्ली। तो 4 आंसर होगा। तो अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। ये पूरे इंडिया में कल्चर को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए स्पेशली इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस फेस्टिवल का जो उद्घाटन है वो नारायण राणे जी ने किया है, जो कि मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के। 4 दिन ये फेस्टिवल जो है वो दिल्ली के अंदर चलाया गया। तो अलग अलग तरह की जो जीवन व्यतीत करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, क्योंकि बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हैं वो प्रमोट करता है ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और आप ये भी याद रख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल सबसे पहली बार 2013 में बनाया गया था। दिसंबर 2022 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की एक एग्जेक्टिव कमेटी है जो कि अप्रूव करता है कुछ प्रोजेक्ट्स को। इस एग्जेक्टिव कमेटी ने कई प्रोजेक्ट्स को जो है वो अप्रूव किया है। कितने प्रोजेक्ट्स टोटल अप्रूव किए हैं, 12 प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव किए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू जो है वो लगभग 2700 करोड़ रुपए है, ताकि हम सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सके गंगा बेसिन को लेके। और आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया है, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। ये स्पेशली 4 स्टेट्स में इस गंगा बेसिन के सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, यूपी है, इसमें बिहार है, इसमें झारखंड है, इसमें वेस्ट बंगाल है। तो इन 4 स्टेट्स में खास करके बहुत ही इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। स्पेशल फोकस रहेगा जो पानी गंगा की सहायक नदियों से आ रहा है, जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी, वहां से आ रहा है। और रिसेंटली एक मीटिंग की गई, 46th मीटिंग जो है वो एग्जेक्टिव कमेटी की गई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की। और किसकी अध्यक्षता में की गई है, जी अशोक कुमार की, जी अशोक कुमार जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट जो है वो स्पेशली स्टार्ट किए गए इन सहायक नदियों में और अलग अलग स्टेट में। जैसे कि वेस्ट बंगाल में आदि गंगा रिवर बहती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगाया गया 653 करोड़ रुपए का। और ऐसे ही बिहार और उत्तराखंड के अंदर जो है वो एक अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने का काम जो है वो किया गया, वो स्टार्ट किया गया, वो लगभग 42-43 करोड़ की लागत से जो किया जाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग से 3 प्रोजेक्ट जो है वो स्पेशली स्टार्ट किए गए, जो कि 475 करोड़ की लागत से स्टार्ट किए गए। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में 2023-24 यूनियन बजट में ये सेट किया गया, उन्होंने अनाउंस किया है कि 23-24 के बजट में हम जो हैं वो सब्सिडी प्रदान करेंगे। कितनी सब्सिडी मिलेगी, 12 सिलेंडर्स के लिए हर साल, और वो भी उज्ज्वला स्कीम के अंदर। और ये 1 साल और बढ़ा दिया, पहले भी ये सब्सिडी मिलती थी लेकिन ये स्कीम खत्म होने वाली थी, जिसके कारण ये था कि शायद सब्सिडी बंद कर दी जाए, जो सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलता है, जो पैसे वापस दे दिए जाते हैं। तो कितने रुपए दिए जाएंगे, 200 रुपये हर गैस के बदले में, जो हर सिलेंडर के बदले में दिए जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। और ये उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो है वो 12 सिलेंडर जो हैं वो दिए जाते हैं। और बजट को स्पेशली ये भी अनाउंस कर दिया कि उज्ज्वला स्कीम जो है वो मार्च 2023 के बाद भी चलेगी। इसका मतलब तो यही है कि मार्च 2023 के बाद भी स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये उज्ज्वला स्कीम जो है वो सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई थी, जिसमें LPG सिलेंडर भी दिया जाता था, गैस भी दिया जाता है, और एक LPG फ्री ऑफ कॉस्ट फिल भी किया जाता है। और आप याद रख सकते हैं कि इस उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो है वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर जो स्टेट है वो कौन सी है, मेघालय है। मेघालय सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल जो कि 2023 का रिसेंटली रिलीज किया गया सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की तरफ से, उसमें बताया गया कि इंडिया जो है वो पांचवें स्थान से खिसक के जो है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब इंडिया की इंप्रूवमेंट होगी, तीसरे रैंक पे आ जाएगा वो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। तो इंडिया की इकॉनमी जो है वो पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे आ जाएगी, अभी जो है वो 5वें स्थान पे है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसको वेल्ट बोला जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल इसको बोल दिया जाता है। ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की तरफ से दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि इंडिया जो है वो 5th प्लेस पे है अभी, और तीसरे स्थान पे इंडिया पहुंच जाएगा, और अभी इन्होंने कहा है कि ये तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगा 2037 तक। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो अभी जो रिपोर्ट 2023 की रिलीज की गई, ये 14th एडिशन है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल का। और अभी जो फिलहाल सबसे टॉप पे है वो कौन सा है? वो सबसे टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे स्थान पे इसके अकॉर्डिंग चाइना है, तीसरे स्थान पे जापान है, चौथे स्थान पे जो है वो जर्मनी है, और 5वें पे कौन है? इंडिया। लेकिन 2035 तक इंडिया की जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे आ जाएगी और $10 ट्रिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी। और 2037 में 2037 में सबसे ऊपर जो है वो कौन होगा? चाइना होगा, दूसरे स्थान पे यूएसए होगा, और तीसरे स्थान पे कौन होगा? इंडिया होगा। ये कहना है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल का, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में सेबी की तरफ से 2 कमेटीज को जो है वो दोबारा से बनाया गया है, बेसिकली उनकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा या कम किया गया है। तो सेबी ने हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी एक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा दी है। कितने मेंबर्स की कर दी है? आपने याद रखना है, ये 6 से 8 की कर दी है। पहले 6 मेंबर्स थे इसमें, अब 8 हो गए हैं। साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमेटी थे वो 7 मेंबर जो हैं वो इन्होंने कर दिए हैं। तो इसमें एज सच ये साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए हैं। तो आंसर तो यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या होगा? 4 होगा। लेकिन आपने याद रखना है इस कमेटी की अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? नवीन कुमार सिंह करेंगे। नवीन कुमार सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के, तो वो इस 8 अध्यक्षता या 8 मेंबर्स की कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। और जो दूसरा पैनल है 7 मेंबर्स वाला जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमेटी है, उसकी जो अध्यक्षता है वो प्रोफेसर एच कृष्णामूर्ति करेंगे, जो कि आईआईएससी बेंगलुरु में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक है, क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। हु हैज़ रिसेंटली रिसीव द अटल सम्मान अवार्ड, या इसको अटल अन्वेषी शिखर सम्मान अवार्ड से नवाजा गया नई दिल्ली के अंदर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। और ये पर्सनैलिटी हैं प्रभु चंद्र मिश्रा। आंसर क्या होगा? 4 होगा। प्रभु चंद्र मिश्रा को ये अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये 9th अटल सम्मान समारोह किया गया, जो कि बर्थ एनिवर्सरी थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। और इनको कौन से क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया? ये साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि इन्होंने स्टेम सेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने कई मेडिसिन्स बनाई है जिससे फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर जो है वो काम किया गया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड साइंस एंड रिसर्च के अंदर ये अवार्ड जो है वो उनको दिया गया। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन रेलवे बोर्ड का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है अनिल कुमार लाहौती को। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और ये सीईओ और चेयरमैन बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के। इससे पहले कौन थे? इससे पहले विनय कुमार त्रिपाठी जी थे। तो याद रखना है पुराने कौन थे, अब कौन है, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2022 को रिटायर हो गए थे, तब से ये पोजीशन खाली पड़ी हुई है। तो अब जो है वो अनिल कुमार लोहाती जी लगाए गए हैं, और इन्होंने 1 जनवरी से अपनी पोजीशन को जो है वो अज्यूम कर लिया है। तो ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट है रेलवे बोर्ड के चीफ के जो नए पद बनाए गए थे उसके अंदर पहली जो है वो अपॉइंटमेंट की गई है, क्योंकि रेलवे का जो आप कह सकते हो सिस्टम है उसमें इंटीग्रेटेड रेलवे सर्विस स्टार्ट की गई थी, जिसको IRMS बोला जाता है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो उसमें पहली अपॉइंटमेंट जो है वो की गई थी। अब जो है आप कह सकते हो अनिल कुमार लाहौती जी लगाए गए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरमैन नहाइका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अगेन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। और ये पर्सनैलिटी हैं संतोष कुमार यादव जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ
पब्लिक ग्रीवियंसेस और पेंशन की तरफ से ये बताया गया कि संतोष कुमार यादव जो कि एक IAS ऑफिसर उत्तर प्रदेश कैडर के हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आती है। और संतोष कुमार यादव इससे पहले जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे थे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। और एक पर्सनैलिटी का नाम और याद रखना है, शुभाशीष पांडा। शुभाशीष पांडा जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, हिमाचल प्रदेश इनका कैडर है, इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, DDA का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2022 ऑब्जर्व किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, कि हमने पहले से ही प्रिपेयर रहना है, हमने पहले से इन तरह की बीमारियों के ऊपर जो है वो रिसर्च करते रहना है। और ये दिन मनाया गया 27 दिसंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हमें रोकना है इस तरह की बीमारियों को, पहले ही प्रिपेयर रहना है, और हमने इस तरह के पैंडेमिक्स के लिए जो है वो हमेशा एक साथ होकर लड़ना है। और इसकी पहली बार शुरुआत जो है वो कोविड के टाइम पीरियड पे ही की गई थी। पहली बार इस दिन को 2020 में मनाया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में सर्बिया का नेशनल पोस्टल सर्विस जो है वो रिलीज करता है एक स्पेशल स्टैंप। इंडिया के 75 साल जो आज़ादी के हो गए हैं उसके लिए एक स्पेशल स्टैंप जो है वो सर्बिया की तरफ से रिलीज़ की गई। और आपको बताइए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो उसकी याद में ये स्टैंप रिलीज़ की गई। तो सर्बिया की कैपिटल जो है वो क्या है? एक स्टैटिक क्वेश्चन हमने इससे बनाया है, तो आपने याद रखना है इसकी कैपिटल जो है वो कौन सी है? बेलग्रेड है। और करेंसी जो है वो कौन सी है? सर्बियन दिनार है। तो सर्बिया के नेशनल पोस्टल सर्विस की तरफ से स्टैंप जो है वो रिलीज की गई है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एमवे इंडिया जो है वो रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च करता है जिसका नाम है पैशन को दो पोषण कैंपेन। और ये ओलंपियन साइकोम मीराबाई चन्नू की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया। और इन विच ईयर जो हमारे पास मीराबाई चन्नू जी हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसको आजकल हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के से जानते हैं। और इनको ये अवार्ड दिया गया था 2018 में। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो एक कैंपेन चलाया गया पैशन को दो पोषण, ये मीराबाई चन्नू ने चलाया है एमवे इंडिया के साथ मिलके। और साइकोम मीराबाई चन्नू को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2018 में, और साथ ही इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है सेम ईयर 2018 में। तो आप कह सकते हो इसमें क्वेश्चन में याद रखने वाला क्या है कि एमवे इंडिया और मीराबाई चन्नू का टाई अप है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी है ऑनलाइन गेमिंग की? बनाई गई है बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग की। और यह ऑनलाइन गेमिंग के जितने भी मिडिल प्लेटफॉर्म हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन को फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स को अमेंड करके इस एजेंसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग या जितनी भी उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखेगी। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो रिसेंटली 377th अमेंडमेंट की गई है इस एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर, जिसमें नोडल एजेंसी ऑनलाइन गेमिंग या इससे जुड़ी हुई चीज़ों की कौन बनाएगी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन साथ ही याद रखना है ई स्पोर्ट्स, जो भी ई स्पोर्ट्स का होगा, जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल हैं उसको देखेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसको टाइप सर्टिफिकेशन दिया गया है? ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से दिया गया है ताकि वो एग्रीकल्चर ड्रोन बना सकें, जिसका नाम है AG 365। और ये कंपनी कौन सी है? ये है मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। ये एक हैदराबाद या तेलंगाना बेस्ड एक स्टार्टअप है, ड्रोन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर हैं। इनको टाइप सर्टिफिकेट दे दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ताकि ये एग्रीकल्चरल ड्रोन AG 365 बना सकें। और ये इसको एग्रीकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है। एग्रीकॉप्टर ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी यूटिलिटी एग्रीकल्चर मीडियम कैटेगरी का ड्रोन होगा जिसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। और आप कह सकते हो इससे कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं आने वाले टाइम में, कि एक तो इसको एग्रीकल्चर असेसमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्रॉप रिडक्शन लॉस के लिए किया जा सकता है, हम ये देख सकते हैं कि कितनी फसल हुई है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। और टाइप सर्टिफिकेट मिलते ही ड्रोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए जो है वो क्या हो गया? अवेलेबल हो गया। तो अब लोन जो है वो इसके लिए लिया जा सकता है। और इसमें 10 लाख रुपए जो है ये इसकी कॉस्ट है बेसिकली, और इतना ही पैसा जो है वो लोन के लिए भी लिया जा सकता है जिसमें इंटरेस्टेड 5 से 6% तक होगा।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है रिसेंटली जिसने एक MOU साइन किया है सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीज़न के साथ, ताकि हम ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म कर सकें उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो एक इनिशिएटिव लिया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कि हम छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करेंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये एग्रीमेंट साइन किया है क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना है अगले 5 साल के अंतर्गत। मतलब आपको याद होगा कि हमने ये 2020 में डिसाइड किया था कि 2025 तक हम जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को इंडिया के अंदर ख़त्म कर देंगे, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है कि हम इसको 2030 में ख़त्म करेंगे। तो हम 5 साल पहले ही इसको ख़त्म कर देंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही जो है वो इसको चलाया जा रहा है। और इसमें इंडियन ऑयल जो है वो ऐसी फर्स्ट कॉरपोरेट एजेंसी बन चुकी है या ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो कि फाइंडिंग करेगी अलग अलग केसेस की जो कि ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए हैं, खास करके 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी के जो हैं, और उसको तो कवर करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। और इसमें अगले 3 साल में ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जिसमें इंडिया अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। बहुत बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो कवर करना बहुत मुश्किल है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडिया के द्वारा असिस्ट किया हुआ 720 मेगावाट का मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो दे दिया है ध्रुव ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को। कौन सी कंट्री में इंडिया ने असिस्ट किया था इसको बनाने के लिए? तो ये लगा हुआ है दोस्तों भूटान के ऊपर, क्योंकि ये कौन सी नदी के ऊपर लगा हुआ है? मंगदेचू नदी के ऊपर। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो इंडिया के द्वारा असिस्ट किया गया था इसको बनाने के लिए। अब ये हैंड ओवर कर दिया है किसको? ध्रुव ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को। मतलब ये इसको आगे बढ़ाएगा, इसको चलाएगा। तो ये टोटल 720 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। कहाँ पे लगा हुआ है? भूटान के अंदर। और इंडिया और भूटान ने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। 4 बहुत ही बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भूटान में लगाए गए हैं, लेकिन उसमें मदद कौन सी कंट्री ने की है? इंडिया ने। और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो 2012 में स्टार्ट हुई थी। इवन आप कह सकते हो कि सबसे पहला पावर प्लांट जो है वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था 2019 में। तो अब आप कह सकते हो कि 4 जो है वो बन चुके हैं और 2022 आ चुका है। 4 के 4 जो है वो हमने हैंड ओवर उनको कर दिए हैं। और मंगदेचू का निर्माण भी जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 2019 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही नहीं है, इनकरेक्ट हैं, जो कि रिपोर्ट दी गई है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22, जो कि पब्लिश की गई है आरबीआई की तरफ से। तो बैंकिंग स्टूडेंट इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर लें। इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली स्टेटमेंट है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका रेशो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का कम हो गया है। बिल्कुल सही है कि कम हो गया है। वो अब 3% तक पहुंच गया, पहले 5% था 2017-18 में। यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, क्योंकि पहले ये जो है वो 5% नहीं था, पहले ये जो है वो 9% होता था 2017-18 में। अब जो है वो कितना हो गया? 5% हो गया। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई है? गलत हो गई है। दूसरी स्टेटमेंट है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंक्स में नीड टू रेज डिपॉजिट रेट्स। बैंक्स को अपने डिपॉजिट रेट्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि जो क्रेडिट डिमांड है वो क्योंकि बढ़ रही है, तो इसलिए उनको अपना डिपॉजिट रेट भी जो है वो बढ़ाना होगा, ताकि क्रेडिट ग्रोथ हो सके 2021-22 के अंदर। तो इसका मतलब ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है, फिट बैठ रही है। अगली स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। अगस्त 2022 में आउट ऑफ टोटल 462.5 मिलियन प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स, ओनली 8.2% ऑफ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स वर जीरो बैलेंस अकाउंट। मतलब बहुत ही कम है कि जो कि जीरो बैलेंस पे अभी भी चल रहे हैं, अदरवाइज उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है पड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स के अंदर। तो बहुत ही अच्छी बात है। इवन इसमें से लगभग 81% अकाउंट चल भी रहे हैं, इससे ज़्यादा ही चल रहे हैं, 81% लगभग अकाउंट चल रहे हैं अभी भी। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बैंक फ्रॉड जो है वो थोड़े से बड़े हैं अगर आप फ्रॉड्स को देखोगे, क्योंकि टोटल फ्रॉड जो हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में वो 9100 हुए, मतलब 9102 एग्जैक्ट फ्रॉड्स हुए हैं, जिसमें लगभग 60,399 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। लेकिन अब फ्रॉड केसेस कम हो गए, लेकिन अमाउंट बढ़ गया है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो इसलिए आपने इसको याद रखना है कि फ्रॉड केसेस जो हैं वो पिछले मुकाबले जो हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा जो है वो बहुत ही कम जो है वो हुआ है, तो लगभग हाफ हो गया है, आप देख सकते हो। ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
दिसंबर 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो 3 शहरों को अर्बन सर्विसेज जो हैं उनको इंप्रूव कर सकें। और वो 3 शहर कौन से हैं? एक कोयम्बटूर है, एक मदुरई है, एक थोटुकुडी है, जो कि कहाँ पे स्थित हैं? तीनों के तीनों तमिलनाडु में स्थित हैं। तो कितना लोन जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से दिया गया है? $125 मिलियन का लोन दिया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो 3 शहरों को लगभग 1025 करोड़ रुपए का लोन जो है वो मिलेगा, ताकि ये अपने ड्रेनेज सिस्टम को, वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतर कर सकें और अपने शहरों को और बेहतर बना सकें। और आप कह सकते हो कि ये लोन एग्रीमेंट पहले ही साइन हुआ है। टोटल $500 मिलियन जो है वो लोन देना है। ये तीसरी किस्त है उस लोन की, जिसमें तमिलनाडु अर्बन फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, जो कि 2018 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंस से ही स्टार्ट किया गया था, जिसमें वाटर सप्लाई को इंप्रूव करना है, सीवरेज को इंप्रूव करना है, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अच्छा करना है। तो इन 10 शहरों में ये करना है। फिलहाल ये 3 के लिए जो है वो पैसा दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which state's Department of Information and Public Relation has been honored with the Effective Government Communication Award? तो कौन से स्टेट का एक डिपार्टमेंट है जो है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, उनको एक आप कह सकते हो कि स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिला है, उसको एक अवार्ड मिला है, उनको सम्मानित किया गया इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड के लिए दिसंबर 2022 में। तो ये कौन सी स्टेट का है? ये है राजस्थान का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 होगा। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक सही तरह से पहुंचाने के लिए डिजिटल मीडियम के थ्रू, तो इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। इसलिए इसका नाम है इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड, कि लोगों तक सारी मैसेज जो है वो पहुंचाया गया। और ये पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, जो कि 44th एनुअल कन्वेंशन है PSRI की, जो कि कहाँ पे हुई? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और ये अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल जी, उन्होंने ये अवार्ड से सम्मानित किया। किसको? ये डिपार्टमेंट को, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन राजस्थान का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया? फिर से रीअपॉइंटमेंट वर्ड आ गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और इनको भी कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया? 3 साल के लिए। इससे पहले हम बात कर रहे थे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक चेंज हो चुका है। और ये पर्सनैलिटी कौन सी हैं? भास्कर बाबू रामचंद्रन जी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2 होगा। तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 23 जनवरी को ख़त्म हो रहा था 2023 को, लेकिन अब 3 साल जो है वो इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। और ये RBI की अभी अप्रूवल जो है वो फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही RBI अप्रूव करेगा सेक्शन 35B के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, तो ये 3 साल की इनकी जो आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड है इनका बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस यूनियन मिनिस्टर का नाम बताना है हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द राइट टू रिपेयर पोर्टल, एक NTH मोबाइल एप्लीकेशन, और नई जगह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर की नई दिल्ली में। तो तीनों चीज़ें जो है वो उन्होंने लॉन्च की हैं। एक तो राइट टू रिपेयर पोर्टल, एक NTH मोबाइल एप्लीकेशन, और एक नई बिल्डिंग जो कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर की होगी दिल्ली के अंदर। और ये तीनों चीज़ें उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो पीयूष गोयल जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर भी हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं, इन्होंने लॉन्च किए ये 3 इनिशिएटिव। और स्पेशली एक MOU भी साइन किया गया है कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट IIT वाराणसी का, बनारस भी कह सकते हैं, IIT वाराणसी का उत्तर प्रदेश में, कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग चलाएंगे प्रोग्राम। किसके लिए? कंज्यूमर कमीशन के लिए, कि जो भी कंज्यूमर कमीशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज को और आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन, लोगों तक सही राइट्स जो हैं वो पहुंचाए जाएं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये कंप्लेंट आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, तो वो 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म करनी ज़रूरी है। और साथ ही अगर उसमें कोई एक्सपर्ट एविडेंस की ज़रूरत है तो उसमें 60 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो 150 दिन में वो कंप्लीट करनी ज़रूरी होती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में राजस्थान की पहली फीमेल बॉडी बिल्डर, जिनका नाम है प्रिया सिंह मेघवाल, वो गोल्ड मेडल जीतती हैं 39th इंटरनेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के अंदर। ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ था? तो एक सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक है। ये कंपटीशन हुआ था थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक में। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर जिनका नाम है प्रिया सिंह मेघवाल, ये गोल्ड मेडल जीत लेती हैं इस इंटरनेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में। नाम यहाँ पे सबसे
इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सोहेल एजाज खान ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए एम्बेसडर इंडिया की तरफ से कौन सी कंट्री में? तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? नाम याद रखना है, सोहेल एजाज खान। ज़्यादातर ये लाइक आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट वाले एरिया में ही इन्होंने काम किया है। अभी ये लगाए गए हैं सऊदी अरेबिया के। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। नए एम्बेसडर होंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से अप्रूवल दे दिया है। तो 1997 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और इनका ज़्यादातर टाइम मैं पहले बता चुका हूँ मिडिल ईस्ट में रह चुके हैं और इवन अरेबिक भी बोलते हैं ये। और डिप्टी चीफ रह चुके हैं पहले रियाद के अंदर भी 2017 से लेके 19 तक एक मिशन के अंदर। और फिर कई इन्होंने एम्बेसडर्स के तौर पे कई कंट्रीज़ में जो है वो इन्होंने काम किया है। इवन बैरूत में भी इन्होंने काम किया 2019 में। तो नाम याद रखना है, सोहेल एजाज खान। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में रिचार्लिसन्स की बाईसाइकिल किक बहुत ही फेमस होगी क्योंकि इन्होंने सर्बिया के खिलाफ जो है इस किक को किया था, जिसके बाद जो है ये ब्राज़ील की टीम जो है वो जीती थी 2-0 से सर्बिया के खिलाफ। और इसको हिंडाई गोल ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया है फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर। और रिचार्लिसन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्राज़ील जीता था इसमें, तो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। ब्राज़ील के एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं रिचार्लिसन। उनकी बाईसाइकिल किक जो है उनको अवार्ड मिला है गोल ऑफ द टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप का। इससे ब्राज़ील जो है वो 2-0 से जीता था सर्बिया से। बहुत ही फेमस टूर्नामेंट जो है वो रहा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिसेंटली इंप्लीमेंट करती है इंडिया का पहला नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर लगभग 25 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा 5 साल के अंदर। 22 से लेकर 27 के बीच में इतना पैसा जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च किया जाएगा। और नीलगिरी ताहर जो है वो बेसिकली फेमस है तमिलनाडु के अंदर। आंसर होगा इसका 2। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एक प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। इंडिया का पहला नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट होगा जिसकी 25 करोड़ जो है वो लागत होगी और 5 साल में ये पैसा खर्च किया जाएगा, क्योंकि नीलगिरी ताहर जो है वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। तो तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है शोला ग्रासलैंड, उसको रिस्टोर किया जाएगा, उसको दोबारा से बनाया जाएगा ताकि ताहर पॉपुलेशन को वहाँ पे रिस्टोर किया जा सके, उनको दोबारा से वहाँ पे रहने के लिए जगह जो है वो मिल सके। तो इसलिए आपने याद रखना है नीलगिरी ताहर, जो कि फर्स्ट इंडिया का ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 25 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा अगले 5 साल में। और कहाँ पे बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। आप आइडिया भी लगा सकते हैं क्योंकि स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर वहाँ पे तमिलनाडु का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है स्पेशली, जिसका नाम है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और एक सिटी ब्यूटी कंपटीशन जो कि नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा हो सकता है? आप आइडिया भी लगा सकते हैं। ऐसे काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। कौन है यूनियन मिनिस्टर? हरदीप सिंह पुरी जी। उन्होंने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। ये 2 नए इनिशिएटिव किए गए हैं ताकि अर्बन एरियाज को हम दोबारा से अच्छा कर सकें, उनको बेहतर बना सकें। और सिटी फाइनेंस रैंकिंग जो 2022 होगा उसका मेन मकसद यही होगा कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको 15 इंडिकेटर्स या 15 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो जज किया जा सके। फाइनेंशियल पैरामीटर्स के ऊपर खास तौर से जज किया जा सके, जैसे रिसोर्स कितने का अवेलेबल है, कितना का एक्सपेंडिचर हुआ है, कितने का गवर्नमेंट ने पैसा जो है वो खर्च किया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे जो है वो रैंकिंग की जाएगी। ऐसे ही सिटी ब्यूटी कंपटीशन, इसमें भी आप नाम से आइडिया लगा सकते हो कि इसमें देखा जाएगा कि शहर कितना जो है वो अच्छा बना है देखने में, कितना जो है वो इनोवेटिव हुआ है, कौन से इनोवेटिव आइडियाज़ उन्होंने निकाले हैं, और पब्लिक स्पेसिस का जितनी भी पब्लिक जगह है उसको कितनी अच्छी तरीके से यूज़ किया है। तो उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग जो है बेसिकली की जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है जो कि स्पेशली बैम्बू सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। तो इस बैम्बू का जो एडवाइजरी ग्रुप होगा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता जो है वो करेंगे यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। बैम्बू सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए यूनियन एग्रीकल्चर जो सेक्रेटरी होंगे वो इस एडवाइजरी ग्रुप की क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे, जिसमें बताया जाएगा इस एडवाइजरी ग्रुप की तरफ से कि किस तरह से जो सारे रिसर्चर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं या एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो सारे इकट्ठे होकर किस तरह से बैम्बू सेक्टर को और अच्छा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो एनुअल प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट है 2022 की, जो कि दिसंबर में रिलीज की गई,
उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप कंसल्टिंग सर्विस कंपनी है वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, मतलब पानी के क्षेत्र में या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सबसे अच्छी कंसल्टिंग जो सहायता प्रदान करने वाली, सहायता देने वाली या समझाने वाली जो है वो सबसे अच्छी कंपनी का जो स्थान है वो किसको दिया गया है इंडिया में से, एशियन डेवलपमेंट की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये कंपनी है वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको वैपकॉस के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से एक पूरी की पूरी शीट बताई गई है जो कि फैक्ट शीट है 2022 की। तो उसमें जो ये कंपनी है वैपकॉस, ये टॉप 3 कंसल्टेंट कंपनीज में से है पूरे इंडिया में से। तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एनर्जी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए काम जो है वो किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज रिसेंटली रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन दिवाली स्टैम्प? किसको यूनाइटेड नेशन दिवाली स्टैम्प मिला है, जिसको पावर ऑफ 1 अवार्ड भी कहा जाता है 2022 का। और ये 2 बंदों को मिला के और भी कई बंदों को मिला है, जैसे 2 तो हैं, काहा इमानदेजी एंड जॉर्जी वेलिकोव पान्योतोव। तो ये बेसिकली 2 पर्सनैलिटीज तो हैं ही जिनको ये पावर ऑफ 1 अवार्ड 2022 दिया गया, दिवाली स्टैम्प इसको बोला जाता है। ये 3 पर्सनैलिटीज को और मिला, मतलब टोटल कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। एक तो कहा इमनादजे हैं और एक जॉर्जी वेलिकोव पान्योतोव हैं, और एक इसमें कीशा मैग्यूरी, जीन क्लॉडे दो रेगो, एक है इलियट लांस एंजल। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल 1 2 3, मतलब टोटल 5 लोगों को दिया गया है। 4 तो डिप्लोमेट्स हैं और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लॉ मेकर हैं जिनको ये दिया गया है। इसको अवार्ड को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी। और ये इसलिए मिलता है क्योंकि इन्होंने पीसफुल, एक शांतिपूर्वक वातावरण बनाने में पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है, इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया। और स्पेशली जो इलियट लांस एंजल हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी ऑफ द यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव के, इनको 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। और ये यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ 1 अवार्ड दिया गया, और ये स्पेशली स्टार्ट किया गया था 2017 में दिवाली फाउंडेशन यूएसए की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली वन द नेशनल अवार्ड। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने नेशनल अवार्ड जीता है फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस 2021-22, मतलब सेफ्टी के लिए एट द 10th ग्लोबल सेफ्टी समिट इन द लार्ज एंटरप्राइज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो लार्ज एंटरप्राइज कैटेगरी है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड जीता है ग्लोबल सेफ्टी समिट के अंदर। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन सी है? एसीसी सीमेंट और या एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है 10th ग्लोबल सेफ्टी समिट जो हुई है उसके अंदर ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है फायर एंड सेफ्टी फोरम ने, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का है। और रिसेंटली आप याद रख सकते हो कि एसीसी सीमेंट को किसने खरीद लिया है? अदानी सीमेंट ने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has recently appointed as the new United Nations coordinator for Black Sea Grain Initiative? Black Sea Grain Initiative यूनाइटेड नेशन का, उसके लिए कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया गया है? तो स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रखें। और ये पर्सनैलिटी हैं अब्दुल्ला अब्दुल समद दश्ती, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुवैत से। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है एंटोनियो गुतेरेस सेक्रेटरी जनरल हैं जो यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने अब्दुल्ला अब्दुल समद दश्ती को, जो कि रिटायर्ड कुवैती वाइस एडमिरल हैं, तो उनको अपॉइंट किया है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के कोऑर्डिनेटर के तौर पे। और ये अगस्त 2022 से पोजीशन जो है वो खाली पड़ी हुई थी, तो तब से लेके अब तक जो है इस पे एडिशनल तौर पे काम करने के लिए किसी और को लगाया गया था, लेकिन अब परमानेंटली बंदा अब्दुल्ला अब्दुल समद दश्ती को लगा दिया है। और ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था इस्तांबुल से, तुर्की से, और ये लॉन्च किया गया था जुलाई 2022 में। और ये यूक्रेन, तुर्की, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड नेशन की तरफ से लॉन्च किया गया था, ताकि जो यूक्रेन से ग्रेन का एक्सपोर्ट है वो बेसिकली क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। और कई फूड स्टफ आइटम्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, अमोनिया है, ये सारी चीज़ों को हम जो हैं वो यूक्रेन से क्या कर सकें? एक्सपोर्ट कर सकें। तो इसी को हम कहते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो सही हैं अगर फीडे का वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स कंपटीशन देखें 2022 का, जो कि अल्मैटी कजाकिस्तान दिसंबर में हुआ? तो आपने याद रखना है पहले तो ये हुआ कहाँ पे है? ये अल्मैटी कजाकिस्तान में हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है।
तो मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं वो गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में, और उन्होंने किसको हराया है? फेबियानो कारुआना को हराया है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, जीते तो मैग्नस कार्लसन ही है गोल्ड, लेकिन इन्होंने हराया किसको है? जर्मन ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है विंसेंट केमर, इनको हराया है। और इन्होंने अपना 6th नहीं 4th वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल जो है वो जीता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और वुमेन कैटेगरी में देखोगे तान जोहनजाई जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं, उनको गोल्ड मेडल मिला है इस वर्ल्ड वुमेन रैपिड चैंपियनशिप में, जिन्होंने दिनारा को हराया है, कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, इस ब्लिट्स टाई ब्रेक राउंड के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है। तो वुमेन कैटेगरी के अंदर तान जोहनजाई और मेंस कैटेगरी के अंदर मैग्नस कार्लसन। फिर आता है सविता शिरीबी जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं वर्ल्ड वुमेन रैपिड चैंपियनशिप में और 3rd पोजीशन पे आई हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और ऐसी तीसरी महिला हैं जो कोई मेडल जीती हैं वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप के अंदर, क्योंकि इससे पहले जो है वो विश्वनाथन आनंद हैं जो मेडल जीत चुके हैं, कोनेरू हम्पी हैं जो जीत चुके हैं, और ये तीसरे ऐसे इंडियन बन चुके हैं सविता शिरीबी जो कि यहाँ पे मेडल जीत चुकी हैं। तो इसका मतलब ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो आंसर क्या होगा? बोथ 2 और 3। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली इज सेट टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ जनवरी 2023 में। तो आपको पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इस दिन गांधी जी जो है वो अफ्रीका से लौटे थे, तो इसलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। खास करके 9 जनवरी के दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, एक तो ये याद रखना है नंबर, कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो चीफ गेस्ट होंगे? मोहम्मद इरफान अली उनका नाम है, और ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? गयाना के प्रेसिडेंट हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड है। और ये पूरी सेरेमनी कहाँ पे की गई? इंदौर मध्य प्रदेश में की गई। और प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है वो एक फ्लैगशिप इवेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये किया जाता है, जिसमें हम जितने भी ओवरसीज इंडियन हैं जो इंडिया के बाहर लोग रहते हैं, NRIs हैं, उनको सबको इकट्ठे करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जाती है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन विच कंट्री द 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड? तो 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग जो है वो की गई है ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, कहाँ पे की गई है? तो एक सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक है, आप इसको स्लाइड से याद रख सकते हो। कहाँ पे हुई है ये? सिंगापुर के अंदर। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और इससे क्या होता है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, एम्प्लॉयर्स हैं, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं एशिया की, पैसिफिक एरिया की, अरब स्टेट्स की, वो इकट्ठी होती हैं यहाँ पे और अपने लेबर लॉस के बारे में डिस्कशंस करती हैं, या कितने भी MSMEs को आगे बढ़ाना है उसको डिस्कस करती हैं। यह है एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फॉर इंक्यूबेशन के साथ, ताकि नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा सके और प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके। अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर में खोला गया, जो कि कौन से शहर में स्थित है? और ये बेसिकली स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार्क। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में खोला गया है मुंबई महाराष्ट्र में, उन्होंने एक MOU साइन किया है MSMEs के साथ, ताकि हम नई टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। तो इसमें हम नए प्रोडक्ट्स को आगे लेके आएंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, नई इनोवेशन आएगी, नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हाँ, ये टाई अप जो है वो स्पेशली अटल इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में ऐसी पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी बन गई है जो कि कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जाना जाएगा? मतलब ऐसा क्षेत्र कौन सा है जो कि आप कह सकते हो कि चीफ मिनिस्टर का क्षेत्र है, केरला के चीफ मिनिस्टर का क्षेत्र है, और वो ऐसा पहला क्षेत्र बन गया जहाँ पे हर जगह पे लाइब्रेरी जो है वो हर वार्ड में जो है वो लाइब्रेरी स्थित है, और ये है धर्मादम। कहाँ पे स्थित है ये? केरला के अंदर। तो धर्मादम जो है वो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन का क्षेत्र है, वहाँ से वो जीते हुए हैं। तो ये कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुकी है। तो इसमें टोटल 138 वार्ड हैं, टोटल 138 वार्ड हैं, जिसमें से 63 वार्ड ऐसे थे जिसमें कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन अब सभी में लाइब्रेरी खोल दी है। तो इसका मतलब 100% लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा बन गया है? धर्मादम। और केरला ऐसा भी पहला स्टेट है पूरे इंडिया का जिसने 100% लिटरेसी को अचीव किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट जो है वो सेक्रेटरीट बनेगा साइंस 20 का, S20 का, जो कि साइंस वर्किंग ग्रुप है G20 का, जहाँ पे साइंस के रिसर्च के बारे में या उनके चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन होगी। G20 का ग्रुप बनाया गया है।
और ये कहाँ पे इसका सेक्रेटरीट होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है साइंस 20 जो कि 2023 का जो मेन काम करेगा वो ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर करेगा, खास करके जो पॉवर्टी का इशू है उसके ऊपर बात करेगा, और इसका थीम रखा गया है डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेंगलुरु कर्नाटका इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस जो है वो साइंस 20 का सेक्रेटरीट रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि नो योर कस्टमर जो नॉर्म्स हैं वो मैंडेटरी हैं। चाहे आप कोई भी इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो उसके लिए केवाईसी तो होगा ही होगा, और ये लागू कर दिया है 1 जनवरी 2023 से। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। तो केवाईसी मैंडेटरी कर दिए हैं सभी तरह के इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो जर्नल है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है। अभी जो है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरत नहीं होती थी अगर वो इंश्योरेंस नॉन लाइफ है या जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, खास करके अगर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हैं तो उसमें ये ज़रूरत नहीं होती थी। ट्रैवल इंश्योरेंस में आपको केवाईसी की ज़रूरत नहीं होती थी। तो अब जो है इसके लिए मैंडेटरी कर दिया कि किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो 1 जनवरी 2023 से केवाईसी जो है वो ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? 6ठी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो उस कंट्री के, और ये बने हैं इजराइल के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। चौथा इसका आंसर होगा, इनकी पार्टी का नाम है राइट लिक्विड पार्टी, राइट लिक्विड पार्टी। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो शपथ ले चुके हैं अपनी इजरायली पार्लियामेंट के अंदर, जिसको किस नाम से जाना जाता है? नेसेट के नाम से जाना जाता है। और 6 पार्टीज़ ने कोalition की है, उसमें गठबंधन हुआ है, जिसके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर दोबारा से इलेक्ट किया गया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था? यार लेपिड थे, जो कि बहुत ही छोटा टाइम पीरियड लगा के गए हैं। लाइक जुलाई में उनको सेलेक्ट किया गया था और दिसंबर तक का टाइम पीरियड उनका एज ए प्राइम मिनिस्टर का रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 1996 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में पहले जो कि 3 टाइम फीफा वर्ल्ड कप विनर हैं उनका देहांत हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे वो फीफा वर्ल्ड कप में? तो ब्राज़ील के बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, याद रखना है आपने पहले का नाम। और 3 बार फीफा वर्ल्ड कप विनर हैं ये, 82 साल के थे, इनका ब्राज़ील में देहांत हो गया। इनको ओ री के नाम से भी जाना जाता था। ओ री का मतलब होता है द किंग, और इनको द किंग ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता था। और इनके पास रिकॉर्ड है ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर का। ब्राज़ीलियन नेशनल टीम फुटबॉल टीम के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, 77 गोल किए हैं इन्होंने टोटल 92 अपीयरेंसेस के अंदर। और सबसे ज़्यादा फुटबॉल हिस्ट्री में गोल करने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। 1283 गोल्स इन्होंने किए हैं, 1283 टोटल 1366 मैचेस के अंदर। और इंटरनेशनल करियर में ये 3 फीफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 1958 में, फिर 1962 में, फिर 1970 में। और साथ ही ये ओनली मेन फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि 3 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जो हैं वो जीत चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस क्रिकेटर का नाम बताना है हु रिसेंटली बिकम द कॉस्टलीस्ट क्रिकेट एवर इन द इंडियन प्रीमियर लीग। तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा बोली लगी है इस बंदे की, और सबसे महंगा क्रिकेटर ये खरीदे गए हैं, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सैम क्यूरॉन। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं? वैसे ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं सैम क्यूरॉन, और ये कॉस्टलीस्ट प्लेयर बन चुके हैं। 15 साल की हिस्ट्री में सबसे महंगे प्लेयर ये बन के आए हैं, जो कि 24 साल के हैं मात्र। और पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा है। पंजाब किंग्स ने इनको पहले ही दिन आईपीएल की ऑक्शन में 18.5 करोड़ में जो है वो इनको खरीद लिया है। और 2023 सीजन की जो ऑक्शन चल रही है वो केरला के अंदर चल रही है। तो सैम क्यूरॉन से पहले ये रिकॉर्ड जो है वो ईशान किशन के पास था। ईशान किशन 15.25 करोड़ में बिके थे और मुंबई इंडियंस ने खरीदा था उनको, लेकिन सैम क्यूरॉन को पंजाब किंग्स ने खरीदा है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।